आपने कभी ना कभी ये बात तो सुनी होगी कि एक बार नासा ने एक पेन बनाने के लिए $1 मिलियन खर्च कर दिए, जो कि इंडियन रुपीस में कुछ 9 करोड़ के बराबर होते हैं। और ये पेन उन्होंने बनाया ताकि वो इस पेन से स्पेस में भी लिख सके। और दूसरी तरफ जो रशियंस थे, वो स्पेस में लिखने के लिए एक सिंपल सी पेंसिल ले गए। आपको सुनने में लग रहा होगा कि जो रशियंस थे वो ज़्यादा समझदार थे नासा से, क्योंकि ना उन्होंने कुछ खर्चा किया और उन्होंने सिंपलिसिटी के साथ पेंसिल लेकर भी सेम काम करवा दिया अपना। लेकिन जो असली कहानी है वो बिल्कुल इस चीज़ की उल्टी है। लोगों ने सोचा कि नासा एक स्टूपिड है। उस टाइम पर जिस नासा ऑर्गेनाइजेशन को लोगों ने स्टूपिड समझा, उन्होंने हिस्ट्री बना दी। और आज की इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। 1980s में कोल्ड वॉर का टाइम था। नासा स्पेस में लिखने के लिए एक पेन बनवाना चाहता था, लेकिन स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में जो इंक थी पेन की, वो फ्लो ही नहीं करती थी। और इसके कारण जो पेन था वो ऊपर स्पेस में जाके काम करना बंद हो जाता था। और तब एक अफवाह फैली कि नासा ने एक पेन के ऊपर $1 मिलियन खर्च कर दिए ताकि वो पेन स्पेस में लिख सके। और दूसरी तरफ जो रशियंस थे, वो सिंपल एक पेंसिल लेके गए अपने साथ। लेकिन असली में ये जो सारी कहानी है, ये बिल्कुल फेक है। उस टाइम पर एक इंजीनियर थे जिनका नाम था पॉल सी फिशर। उन्होंने नासा की मर्ज़ी से नहीं, बल्कि अपनी खुद की क्यूरियोसिटी और अपनी खुद की मर्ज़ी से एक स्पेस पेन बनाया। और फिर 1965 में उस इंजीनियर पॉल सी फिशर ने दुनिया का सबसे पहला पेन बनाया जिससे कि आप स्पेस में भी लिख सको। और इस पेन का नाम था प्रेशराइज्ड इंक कार्ट्रिज पेन, जो कि लिख सकता था ज़ीरो ग्रेविटी में 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक, अंडर वाटर और अपसाइड डाउन। और नासा ने जब ये इन्वेंशन के बारे में सुना और इसे देखा, तो उन्होंने कहा कि ये इन्वेंशन हम ले लेते। और नासा ने उस इंजीनियर से वो वाले पेन के 400 पेन्स का ऑर्डर दे दिया उन्हें। लेकिन जो एक पेन की कॉस्ट थी, वो नासा को पड़ी सिर्फ $6। मतलब कि ये जो स्पेस पेन की पूरी रूमर था कि $1 मिलियन खर्च हुए, उसके बजाय सिर्फ $2400 की डील हुई थी, जिसमें कि नासा ने 400 पेन्स खरीदे थे ऐसे। और फिर रशियंस ने भी वही सेम पेन अडॉप्ट कर दिया स्पेस में ले जाने के लिए अपने स्पेस मिशंस में। और उस टाइम से नासा और यूएसएसआर दोनों ही सेम फिशर के बनाए हुए स्पेस पेन्स यूज़ करते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वो स्पेस में पेंसिल भी तो लेके जा सकते थे। लेकिन स्पेस में पेंसिल काफ़ी डेंजरस होती है, क्योंकि पेंसिल में यूज़ होता है ग्रेफाइट। और ये जो ग्रेफाइट होता है, ये काफ़ी कंडक्टिव मटेरियल होता है और इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। उस स्पेस में, उस स्पेस क्राफ्ट में ग्रेविटी तो होती नहीं है, तो अगर ये पेंसिल शार्प करेंगे, जो जो ग्रेफाइट्स के माइक्रो पार्टिकल्स होंगे, उनसे फायर हैज़ार्ड या फायर एक्सीडेंट भी हो सकता है। और माइक्रो ग्रेविटी में जो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स होते हैं, शार्प करने के बाद वो हवा में घूमते रहते हैं और वो किसी तरह एस्ट्रोनॉट्स के लंग्स में भी जा सकते हैं और उनकी हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट कर सकते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि नासा स्टूपिड नहीं, बल्कि बहुत ही स्मार्ट थे ये पेन्स यूज़ करने के लिए। और मज़े की बात यह है कि ये जो पेन्स हैं, ये हर कोई यूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर आप अभी चेक करोगे तो ये आपको अमेज़ोन पे भी मिल जाएंगे। जब एक कंपनी $32 बिलियन लूज़ कर देती है, तो यूजुअली वो कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन जब बोइंग कंपनी के साथ सेम चीज़ हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 2003 में बोइंग कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो दुनिया का सबसे एडवांस पैसेंजर प्लेन बनाएगी, जिसका नाम उन्होंने रखा ड्रीम लाइनर। और इसका आइडिया बिल्कुल सिंपल था कि जो जो प्लेन बने, उसका जो वेट हो वो काफ़ी कम हो, ताकि वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो और कम फ्यूल के अंदर ज़्यादा पैसेंजर्स को बैठा के ट्रैवल किया जा सके। और इसे अचीव करने के लिए उन्होंने एल्यूमिनियम की जगह कार्बन फाइबर कंपोजिट यूज़ करने का सोचा अपनी प्लेन्स की बॉडी के अंदर, क्योंकि ये जो कार्बन फाइबर होता है, ये वेट में काफ़ी लाइट होता है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ऐसा पहली बार था कि किसी कमर्शियल प्लेन के अंदर कार्बन फाइबर का यूज़ हो रहा हो। लेकिन जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, वैसे ही साथ में परेशानियां भी शुरू हो गई। जैसे कि ये प्रोजेक्ट 3 साल तक डिले होता रहा अलग अलग वजहों से। जो बैटरी थी जो प्लेन के अंदर डल रही थी, वो इस कार्बन फाइबर कंपोजिट की वजह से बार बार हीट हो रही थी।
और उसे बार बार पूरे कैबिन के अंदर धुआं होए जा रहा था। और इस सब के चलते कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बोइंग ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर $32 बिलियन लगा दिए थे, लेकिन अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। और मीडिया ने बोला कि ये प्रोजेक्ट ड्रीम लाइनर नहीं बल्कि नाइटमेयर लाइनर है। और जो इन्वेस्टर्स थे वो बार बार कह रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दो क्योंकि उनके काफ़ी सारे पैसे डूब रहे हैं। लेकिन बोइंग कंपनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने बैटरी को फिर से रीडिज़ाइन किया ताकि वो हीट ना हो, को और भी ज़्यादा रिफ़ाइन किया, और फिर 2011 में फाइनली ड्रीम लाइनर को पहली बार उड़ाया गया। और जब ये प्लेन उड़ा तो इसने कमर्शियल एविएशन इंडस्ट्री को पूरी तरह चेंज कर दिया क्योंकि ये 20% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट था। और इसी प्लेन की वजह से लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट पॉसिबल हो पाई पहली बार। और ये प्लेन काफ़ी साइलेंट था, फ्यूचरिस्टिक था और कंफर्टेबल भी। और जितनी भी एयरलाइंस कंपनी थी उन्होंने ड्रीम लाइनर्स के ऑर्डर्स इतने ज़्यादा दिए कि बोइंग कंपनी के जितने भी लॉसेस हुए थे वो उन्होंने विद इन ईयर्स रिकवर कर दिए और प्रॉफिट में आ गए। और आज 787 ड्रीम लाइनर बोइंग कंपनी का सबसे सक्सेसफुल और आइकॉनिक एयरक्राफ्ट में से एक है। एक टाइम था जब सब सोच रहे थे कि बोइंग कंपनियां बर्बाद हो जाएगी, लेकिन बोइंग कंपनी ने ये प्रूव किया कि कभी कभी इनोवेशन की कीमत फेल होने से मिलती है। और ये जो ड्रीम लाइनर था ये $1 बिलियन गलती नहीं बल्कि $1 बिलियन लेसन था। 2006 एप्पल टॉप पर था। उनका जो आईपॉड था वो दुनिया का बेस्ट सेलिंग म्यूज़िक प्लेयर था, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी जो कि थे फ़ोन्स। अब लोगों को म्यूज़िक, इंटरनेट, कैमरा और कॉल्स सब कुछ एक ही डिवाइस में चाहिए था। और इस फ़ोन्स की मार्केट को नोकिया, मोटरोला और ब्लैकबेरी पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे। और एप्पल के इंजीनियर्स ने कहा कि वो इस टाइम पर फ़ोन नहीं बना सकते, लेकिन स्टीव जॉब्स ने कहा कि उन्हें बनाना होगा। और फिर स्टार्ट हुआ एप्पल कंपनी का सबसे रिस्की प्रोजेक्ट जिसका नाम था प्रोजेक्ट पर्पल। इस टाइम पर एप्पल कंपनी में एक इनसाइड वॉर चल रही थी। दो टीम्स थी, एक थी टीम आईपॉड और एक थी टीम आईफोन। एक टीम चाहती थी कि वो आईपॉड को कंटिन्यू रखें और फ़ोन्स की तरफ नहीं जाए, और दूसरी टीम चाहती थी कि एप्पल कंपनियां फ़ोन्स के मार्केट और फ़ोन के बिजनेस और इनोवेशन में घुसे। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ थी कि अगर आईफोन को सक्सेसफुल होना पड़ता तो उन्हें अपने आईपॉड की बलि देनी पड़ती, तो इससे आईपॉड बिल्कुल ख़त्म हो जाता। और इस टाइम पर स्टीव जॉब्स ने काफ़ी आइकॉनिक लाइन गई, बेटर वी ईट अवर ओन प्रोडक्ट बिफोर समवन एल्स डज। और फिर 2007 में स्टीव जॉब्स ने एक स्टेज पर कहा दैट टुडे एप्पल इज गोइंग टू री इन्वेंट द फोन। Today, Apple is going to reinvent the phone. What we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, और लोगों ने सोचा कि ये एक नॉर्मल फ़ोन होगा, इसमें क्या नया होगा। और फिर उन्होंने दिखाया एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर ना कोई बटन था, फुल टच स्क्रीन थी, म्यूज़िक था, कैमरा था, कॉल फैसिलिटी, इंटरनेट, जिसका नाम था आईफोन। लेकिन क्रिटिक्स ने इतने अच्छे प्रोडक्ट में भी गलती निकाली। उन्होंने कहा ये काफ़ी एक्सपेंसिव खिलौना है और ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन दुनिया ने उस टाइम पर आईफोन का बर्थ देखा था, और एक साल में एप्पल ने 6 मिलियन से भी ज़्यादा आईफोन्स बेच दिए। और आईफोन के एक साल बाद उन्होंने ऐप स्टोर लॉन्च किया जिसने कि पूरी टेक इंडस्ट्री को बदल दिया। और आज आईफोन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल और लाइफस्टाइल है। और जो आईपॉड था वो 2014 तक बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू हो गया। एप्पल ने अपने सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट आईपॉड को खुद ही मार दिया ताकि जो नया जनरेशन है उसे जगह मिल सके। इसका रिस्क इतना ज़्यादा था लेकिन जो इसका रिवॉर्ड था वो उससे भी बड़ा था, जैसे कि उन्होंने पूरी दुनिया चेंज कर दी हो। और इसी वजह से लोग स्टीव जॉब्स को एक विजनरी मानते थे, ना कि एक बिजनेसमैन। आपको इनमें से सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।